आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर या 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने की। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें LT ग्रेड और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन के साथ आपके अन्य भर्तियों के लिए और शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए तमाम बातें हुई हैं। काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। पहला मुद्दा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना कब तक जारी हो, कब तक ये आयोग काम करने लगेगा। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि धारा 18 और 21 को जोड़े जाने के संबंध में मुख्यमंत्री महोदय ने भी सहमति दे दी है। अब इसको मूल ड्राफ्ट में जोड़ा जा रहा है। मूल ड्राफ्ट का मतलब ये है कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली बनी थी, ठीक है ना, उसमें एक धारा 18 थी और धारा 21 थी जो कि अध्यापकों को पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रदान करती थी। सर्विस के दौरान मैनेजमेंट उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता था, डायरेक्ट सीधी कार्रवाई नहीं कर सकता था, उसके लिए DIS और शासन की परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के मूल ड्राफ्ट में उससे जो है धारा उपखंड को समाप्त कर दिया गया था, जिसकी वजह से अध्यापकों में विरोध था और ये इस विरोध को लेकर के गवर्नमेंट इलेक्शन में नहीं जाना चाहती थी, जिसकी वजह से उनकी इस मांगों को मान लिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब उसको मूल ड्राफ्ट में उसी तरीके से पूरी सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदया से उसको सहमति के लिए भेजा गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आप सभी लोगों के शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन अथवा उसके कार्यकाल के संबंध में सारे निर्णय किए जा चुके हैं। सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 4 वर्ष का होगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अध्यक्ष जो है वो, अभी तक क्या होता था कि 62 वर्ष या रिटायर होने के पहले जो आयु सीमा तय की जाती थी उन्हीं के आधार पर किए जाते थे, लेकिन अध्यक्ष भी वहाँ पे अब 4 वर्ष के लिए ही होंगे, ठीक है ना। जितना सदस्यों का कार्यकाल होगा उतना ही अध्यक्ष महोदय का भी कार्यकाल होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डायरेक्ट ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, इसके बारे में शासन को अवगत कराने की ज़रूरत नहीं होगी उनको। और यदि ये कोई फैसला ऐसा करते हैं जो कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट छात्रों को प्रभावित करता है तो उसके लिए शासन की अनुमति इनको लेनी होगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इसी महीने आप सभी लोगों का गठित हो जाएगा। और इसका जो नियमावली अभी तक बन करके तैयार हुई थी उस पर कुछ ऑब्जेक्शन हैं जो प्राथमिक को लेकर के हैं, जो आपके माध्यमिक को लेकर के हैं, संस्कृत माध्यमिक को लेकर के हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कुछ ऑब्जेक्शन थे अधिकारियों के, उनको दूर करने का आश्वासन भी दिया गया है और उन्हें उनके विचारों को और उनके बातों को जो है सुना गया बहुत ध्यान से। और इसको बाकायदा जो है पूरी तरीके से कानूनी एक वैधानिक संस्थान के रूप में मान्यता वो प्रदान की जा रही है। सबसे अहम बात यह होगी कि उसका एक तय शेड्यूल होगा और 6 महीने के भीतर आप सभी लोगों को साल भर में 2 वैकेंसीज देखने के लिए मिलने वाली हैं। जिस तरीके से दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करता है उसी तरीके से आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश भी करेगा, ठीक है ना। और इसमें जो विद्यार्थी सर्विस पाएंगे वो विद्यार्थी विदिन 21 डेज 21 दिन के भीतर उनको नियुक्तियां प्रदान करनी होंगी। अदरवाइज ऐसी परिस्थितियां ना उत्पन्न होने पर कारण या कोई विद्यालय ऐसा कर दे कि हमारे यहाँ ये पद ही नहीं रिक्त हैं, ऐसी परिस्थितियों में विद्यालय का मैनेजमेंट और DIS को जिम्मेदार बनाया जाएगा। तो काफ़ी पारदर्शी प्रक्रियाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रारूप था, जो स्वरूप था, वो पूरी तरीके से अब एक तय मानक में आ चुका है। इसलिए अब आप लोगों के शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की जो प्रक्रियाएं हैं वो दीपावली बाद, मतलब आप 13 तारीख के बाद से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। 18 तारीख को जो अधिसूचना जारी करने की बात हुई थी, जाहिर सी बात है उसमें कैबिनेट की मीटिंग होगी और तत्काल आप लोगों की अधिसूचना को जारी कर दिया जाएगा। इसमें 12 सदस्य आ रहे हैं और एक अध्यक्ष, साथ ही साथ परीक्षा नियंत्रक, सचिव और उप सचिव की भी जिम्मेदारियां अधिकारियों को सौंपी जाएंगी, ठीक। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, बल्कि अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, क्योंकि विज्ञापन संख्या 51 और विज्ञापन संख्या TGT PGT 2022 के आपके आवेदन कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी परीक्षाएं कराई जानी हैं। परीक्षाओं के संबंध में आप अभी देख ही रहे हैं, हम इतना नहीं समझ पाते हैं कि लोगों को क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें होती हैं,
ठीक है ना। राजनेता सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हर वर्ग को अलग करना चाहते हैं। समझ में नहीं आता है कि जो वैमनस्यता समाज में नहीं है उसे उसका बीजारोपण आप क्यों कर रहे हो। सीधी सी चीज़ है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वर्ग वाइज कैटेगरी वाइज जिन पदों का बंटवारा होना था, क्योंकि साबुत साबुत एकदम दिया गया था कि भैया इसको काट पीट करके अपना जहाँ जहाँ सेट करना हो कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपके 2022 में पदों की संख्या भी बम्पर तरीके से बढ़ी है और इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करने और इनको विज्ञापन में जोड़े जाने के संबंध में सारी प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं और आप लोगों को शिक्षा संवर्धन आयोग की विज्ञप्ति बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहें। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जाने से मना कर दिया है, हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग तो जाएंगे ही और मुलाकात करनी है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से हमारे भ्राता श्री जो है वो मुलाकात करेंगे, बीजेपी जिला सचिव हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी बातों को कुछ बेहतरीन ढंग से सुना जाएगा और बेहतरीन ढंग से ये चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित ना हो, हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ ये है दीपावली के दिन मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो परेशान ना हो, अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें उसको प्रेषित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि वेटिंग लिस्ट के लिए विद्यार्थी परेशान होते हैं। बहुत से भाई बहन हमारे पास मैसेज भी करते हैं कि भैया कब तक वेटिंग लिस्ट आएगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, वेटिंग लिस्ट द्वितीय प्रतीक्षा सूची की बात आप कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि टीजीटी पीजीटी की याचिकाएं आप सभी लोगों की जो चल रही हैं उसमें कोर्ट ने निर्देश किया है कि आप, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन विद्यार्थी भाई, इतने सारे विद्यार्थी अगर जुड़ेंगे तो उनकी भी नियुक्तियों का रास्ता कुछ होना चाहिए ना, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये याचिका फाइनल होने के बाद, ठीक है ना, कोर्ट का आदेश आने के बाद, ये याचिका फाइनल होने के बाद जितने भी याची रहेंगे उन सभी को नियुक्तियां मिलने के बाद यदि पद रिक्त रह जाते हैं तो शासन से परमिशन लेकर के आपकी प्रतीक्षा सूची आएगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर पद बचेंगे तो आएगी, पद नहीं बचेंगे तो नहीं आएगी। वैसे भी मुश्किल लगता है कि पद बच जाएं, ठीक। तो आप सभी लोग अभी प्रतीक्षा सूची की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी आप लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर आपको हमारी याचिका से जुड़ करके अपना याची लाभ प्राप्त करना है तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। कल लोक सेवा आयोग के अधिकारीगण, राजकीय अपर सचिव और राजकीय सचिव, ठीक है ना, और स्कूली शिक्षा महानिदेशक, ठीक है ना, ये सभी लोग मौजूद थे लखनऊ में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मीटिंग में वो एक अहम हिस्सा भी थे और उन्होंने कला की अर्हता को संबंध में जो भी बातें मंत्री महोदया से बोली वो आप सभी लोगों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली होती है, अपर सचिव महोदय ने, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने के बाद ये, अगर हम इसमें संशोधन करते हैं तो जाहिर सी बात है वो टीजीटी की नियमावली भी प्रभावित कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि टीजीटी की जो अर्हता कला की होती है उसमें टेक्निकल फाइन, बीएफए, प्रावधिक, आईजीडी बॉम्बे आर्ट, तमाम तरीके की डिग्रियां होती हैं और स्नातक उसकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें है वो ट्रेंड में है कि मतलब बीएड की अनिवार्यता है राजकीय विद्यालयों में। ऐसी परिस्थितियों में दो नियमावलियाँ बनाना या दो चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना, 2018 में उन तमाम विद्यार्थियों की फाइलें रोक दी गई थी जो विद्यार्थी बीएड नहीं थे, ठीक है। तो अब इन परिस्थितियों में यदि ये चीज़ें की जाती हैं तो वो विद्यार्थी भी मांग करेंगे कि हमको भी नियुक्तियां प्रदान की जाए। इसमें उनका क्या दोष है? इसमें मंत्री महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि लोक सेवा आयोग इन विद्यार्थियों को अवसर क्यों नहीं देना चाहता। सीधी सी चीज़ है। तो अब इस पर बातचीत चल रही है, ठीक है ना, और इस पर अंतिम निर्णय वो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ही करेगा। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों का पूरी तरीके से ये जोर है कि आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड में एक अवसर जरूर मिल जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर टेक्निकल फाइन, बीएफए, प्रावधिक आदि पूरी तरीके से विज्ञापन में उल्लिखित होते हुए आवेदन करेंगे तो यदि वो सिलेक्ट होते हैं तो उनको नियुक्तियां पाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो आप लोग चिंतित ना हो,
ऐसा नहीं है कि सारी कुछ समाप्त हो गई पूरी तरीके से। आप लोगों के हितों के लिए हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज आप सभी लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है, निश्चिंत रहें इसके लिए। हम लोगों की जो मांग पत्र तैयार हुई है वो 15 मांगों को लेकर के है। जो पहली मांग है उसमें टीजीटी पीजीटी में एज को मैक्सिमाइज ना करने की बात कही गई है कि आप उसे लिमिटेड ना करिए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। दूसरा मांग है टीजीटी पीजीटी 2022 में जो पदों की संख्या बढ़ाई गई है उनका तत्काल जो है विज्ञप्ति ई पोर्टल पे या तो मतलब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पे या माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, चाहे सचिव स्तर पे चाहे अपर सचिव स्तर पे, उस विज्ञप्ति को जारी किया जाए। ठीक है। तीसरी जो हम सभी लोगों की महत्वपूर्ण मांग है वो मांग है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तत्काल किया जाए। ठीक है ना। चौथी मांग है कि एलटी ग्रेड में और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को शीघ्र जारी करने की का जियो जारी किया जाए, जल्दी से जल्दी वो विज्ञापन जारी हो। और जो पांचवी हमारी महत्वपूर्ण मांग है जो आप सभी लोगों को प्रभावित करने वाली है कि यूपीपीएससी को यह आदेशित किया जाए कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आदि में विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें। ठीक है ना। इन तमाम ऐसी मांगों को लेकर के हम सभी लोग मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख भी जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों के कार्यों को संपादित किया जाए। एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप सभी लोगों को और भी देना चाहता हूँ। टीजीटी पीजीटी तो हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपके बीएड वर्सेस बीटीसी केस को लेकर के मैं आप सभी लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ कि 14 तारीख को एक महत्वपूर्ण हियरिंग लगी हुई है जो कि संबंधित होगी बीएड के भविष्य को लेकर के। एक तरीके से आप इसको मॉडिफिकेशन याचिका भी बोल सकते हैं। इस पर विस्तृत सुनवाइयाँ 14 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं और इसमें हम सभी लोगों के लायर भी सम्मिलित होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीपीएससी से लेकर के, क्योंकि बीपीएससी पूरी तरीके से आपके विरोध में है, भाई आपका साथ नहीं दे रही है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है, हम सभी लोग भी तो प्रयास ही कर रहे हैं ना, है ना। तो आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं और हम लोगों को पूरा यकीन है कि जिस तरीके से एमएचआरडी ने अपनी संवेदनहीनता नहीं दिखाई बल्कि संवेदनशीलता दिखाई है, इसको संवेदनहीनता नहीं बोलेंगे, संवेदनशीलता बोलेंगे, है ना। और उन्होंने बीएड विद्यार्थियों का साथ देने का जो मन बनाया है और जिस तरीके से वो याचिका में जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आप सभी लोगों के मैटर को बाकायदा रखा जाएगा ताकि आप लोगों की समस्याओं को के लिए क्या केंद्र सरकार सोचती है, क्या राज्य सरकारें सोचती हैं, वो सारी चीज़ें एकदम आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। हम लोगों ने एनसीटी को भी लेटर लिखा और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप कम से कम इस चीज़ को जारी कर दीजिए, बता दीजिए कि प्राथमिक की पूरे देश में क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। भाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद बहुत सारी ऐसी याचिकाएं हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट आदि में लगातार पड़ रही हैं, जिससे प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं, विद्यार्थी दिग्भ्रमित होते हैं, विद्यार्थी भी परेशान होते हैं, क्योंकि न्याय व्यवस्था ऐसा तो है नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। न्याय व्यवस्था के लिए भी विद्यार्थियों को अपना धन खर्च करना होता है। ठीक है ना। तो इन प्रक्रियाओं से भाई उनका जो है किसी तरीके से हरासमेंट ना हो, विद्यार्थी बच सकें, इसके लिए हम लोगों ने एनसीटी को भी लेटर लिखा। तो उधर से जो जवाब प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एमएचआरडी डिक्लेयर कर दिया, हम सारी चीज़ें डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें सामने आई हैं। तो जब सब कुछ एमएचआरडी ही है तो जाहिर सी बात है उनसे भी बात करने की आवश्यकता हम सभी लोगों को पड़ गई। और हम लोगों ने पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री महोदया स्मृति ईरानी जी को एक ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि कल वो अमेठी में थी और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अमेठी की हमारी टीम ने उनको मिलकर के ज्ञापन दिया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि बीएड को पीआरटी में पुनः सम्मिलित किया जाए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही बीएड को पीआरटी में सम्मिलित किया था। चूँकि वो थोड़ा सा अधिकारियों की लापरवाही आप इसे बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब ये परिस्थितियां आप सभी लोगों की जल्द से जल्द बदलेंगी और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को बेहतरीन एडवांटेज मिलने वाला है। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके नॉन बीएड के मुद्दे को लेकर के, जो कि एलटी ग्रेड में अप्लाई करने के लिए परेशान है हमारे भाई बहन। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, इस पर निर्णय अधिकारी तो भाई आपके फेवर में नहीं है, ये तो एकदम क्लियर हो गया। ठीक है ना। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय थोड़ा बहुत सोच रहा है आपके बारे में। ठीक। और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारीगण होते हैं, ठीक है ना, उन्होंने इस बात को जग जाहिर किया कि ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चली आ रही है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो नौकरी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो नौकरी की रेस में हैं और 2021 के विज्ञापन में भी यही परिस्थितियां थीं।
ठीक है ना। तो ऐसी प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों को बाहर करना सही नहीं होगा, इसलिए इनको सम्मिलित किया जाना चाहिए, एक अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। बाकी प्रक्रिया आप 2024 के बाद बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो अधिकारी हो गए, दो बातें हो गई, ठीक है ना। राजकीय अपर सचिव ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि हम ट्रेंड को ही रखना चाहते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, उनकी बातें अलग कर दीजिए। लेकिन इधर से जो आपके माध्यमिक शिक्षा सचिव हैं या माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव हैं, उन्होंने इन विद्यार्थियों का फेवर लिया है। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि दोनों लोगों की बातें सुनने के बाद अब मेन निर्णय कौन करेगा? माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ही करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इन प्रक्रियाओं को स्टार्ट करने के संबंध में भी लोक सेवा आयोग को जो है वो निर्देशित किया जा चुका है कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन को आप सभी लोग जारी करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इन प्रक्रियाओं को अधिक से अधिक कोशिश करिए कि ये पारदर्शी हो, ताकि विद्यार्थियों का भरोसा संस्थान और सरकार दोनों में बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए। कल एज रिलैक्सेशन का भी मुद्दा उठा था, और इन मुद्दों को लेकर के सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय अगर एज रिलैक्सेशन के संबंध में माध्यमिक में ये चीज़ें अप्लाई करती हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों का एडवांटेज और बढ़ जाता है, ठीक है ना। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से भी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आप सभी लोगों के जो एज रिलैक्सेशन का जो प्रावधान है उस पर मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन वो प्रोवाइड जरूर करेंगे, और ये आप सभी लोगों का रिटर्न गिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना, चुनावी सीजन में, कि आप लोगों को आवेदन करने का अवसर मिले। जो हमारे ओवर एज भाई बहन हो गए हैं उनको भी आवेदन करने का अवसर मिले। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, आपके अधिकारों की लड़ाई अब हमारे काम आई, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को इसका लाभ जरूर प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी इस समय आप सभी लोगों का पूरी तरीके से जो है, कहते नहीं कि दिक् शून्य है ना, एक शब्द होता है दिक् शून्य, कि उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि जब इनकी प्रक्रियाएं चलती हैं तो 5 साल 7 साल क्यों लगा देते हैं, समझ में नहीं आता है। एक छोटी सी भी वैकेंसी इनकी 5 साल 7 साल में कंप्लीट होती है। ऐसी परिस्थितियां आप सभी लोगों की, वैसे भी बीडीओ और एग्जाम में 5 साल का वक्त लग गया, 18 की वैकेंसी 22-23 में उसका जो है एग्ज़ाम हो रहा है, वो भी एग्ज़ाम बहुत ठेले ठाले करवाए हैं, नहीं तो करवाने की इच्छा थी ही नहीं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी थे, बहुत सारे ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर भी थे जो कि आप लोगों को बता रहे थे कि सरकार इस एग्ज़ाम को कराना ही नहीं चाहती, लेकिन हम लोगों ने प्रयास शुरू किया और उन प्रयासों में सफल रहे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया। लेकिन विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हो जाते हैं कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल तक इसका रिजल्ट वो लटका दें। ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी, रिजल्ट आप सभी लोगों का बन चुका है, OMR पूरी तरीके से चेक हो चुकी है, नॉर्मलाइजेशन इसमें अप्लाई किया जा चुका है। तो अब आप लोगों को रिजल्ट बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि 15 नवंबर के बाद ये रिजल्ट आप लोगों का जारी हो जाए, ठीक है ना। निश्चिंत रहें इसके लिए, क्योंकि आपके हितों की सुरक्षा करने के लिए, आपके हितों के लिए लड़ने के लिए आपके सार्थक भैया बैटल फील्ड में मौजूद हैं। निश्चिंत रहें। आप लोग भले ही हमारा सहयोग ना करें, भले ही आप हमें मोरल सपोर्ट ना दें, लेकिन आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी निकल करके आई है कि 19 या 20 तारीख को, इसी 19 या 20 तारीख को आपके लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक शॉर्टकट विज्ञप्ति जारी होगी। उस विज्ञप्ति में आपका खंड शिक्षा अधिकारी, जीएसटी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों की जो है वो उल्लिखित होंगी, ठीक है ना, कि इसका विज्ञापन कब आएगा, इसका विज्ञापन कब आएगा, कब से आवेदन स्टार्ट होंगे, कब इसकी परीक्षा तिथियां जो है प्रस्तावित होंगी, ठीक है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की पूरे वेग से आगे बढ़ रही हैं। तो आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है। हमारे नोट्स प्राप्त करने के लिए आपके पास सुनहरा अवसर है, दीपावली ऑफर चल रहा है। आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता की दर को 100% तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, 100% तक। आप चाहें तो बेहतरीन मैटर आपको मिल रहा है, आप उसे कलेक्ट करिए और बेहतरीन प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए। कंप्लीट सिलेबस नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ जीएस अलग से नहीं मिलेगा, जीएस उसी में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट पेपर दिए जाएंगे, साथ ही साथ आप सभी लोगों को OMR शीट दी जाएगी कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें घर पे।
OMR की गलतियां बहुत सारे विद्यार्थियों को भारी पड़ जाती हैं। वीडियो और एग्जाम में भी OMR की गलतियां हुई हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत बेहतरीन करके आए, 112-15 क्वेश्चन करके आए, लेकिन उन्होंने OMR में गलतियां कर दी हैं और उन विद्यार्थियों की OMR चेक नहीं हो पाई। ऐसे 1, 2, 5 विद्यार्थी नहीं हैं, ठीक है ना। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन लाखों में है जिनका वीडियो और एग्जाम की OMR चेक नहीं हुई सिर्फ गलती के कारण, ठीक है। तो आप सभी लोग ऐसी गलतियां ना करें। ऐसे विद्यार्थी सोचिए कंपटीशन में होते हुए भी कंपटीशन से बाहर हो गए, बेहतरीन पेपर किया है, मेरिट वाले लड़के हैं, लेकिन क्या करें, OMR में गलती है और सिस्टम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। ऐसी परिस्थितियां आप सभी लोगों के जीवन में ना आए, इसलिए आप सभी लोग अपनी गलतियों पे पूरी तरीके से लीपा पोती कर लें घर पे ही, तो ज़्यादा बेहतर है। आपको एक प्रारूप दिया जाएगा OMR का, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हमारे नोट्स में अवेलेबल होंगी। हमारा नोट्स पूरी तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारे यात्रीगण भाई बंधु हैं, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज़ एंड प्लीज़ 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर वो संपर्क कर लें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।